जय हिंद। वैदिक एज के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में शुरू कर दी थी। उसी बातचीत को आज के सेशन में भी आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक कल्चर के बारे में। ऋग वैदिक कल्चर या जिसे अर्ली वैदिक कल्चर भी बुलाया जाता है, इस ऋग वैदिक कल्चर की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। ऋग वैदिक कल्चर के अंदर एक लंबा चौड़ा वैदिक लिटरेचर देखने को मिलता है। हमारे 4 वेद देखने को मिलते हैं। इस वैदिक लिटरेचर की कहानी क्या रही है उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे ब्राह्मणास के बारे में और पढ़ेंगे अर्णिकास के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, ये जो ऋग वैदिक कल्चर है या जिसे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन भी बुलाया जाता है, इसकी कहानी क्या रही है? और अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो जितना भी वैदिक लिटरेचर या फिर ये कहें कि जितना भी वैदिक टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है उसको इन जनरल 2 में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 2 में डिवाइड करके देखा जाता है? एक है अर्ली वैदिक टेक्स्ट और दूसरा है लेटर वैदिक टेक्स्ट। वेरी सिंपल, जितना भी वैदिक लिटरेचर या फिर ये कहें कि जितना भी वैदिक टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है उसको इन जनरल 2 में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 2 में डिवाइड करके देखा जाता है? एक है अर्ली वैदिक टेक्स्ट और दूसरा है लेटर वैदिक टेक्स्ट। लेकिन रिसेंट टाइम्स में क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये जितना भी वैदिक लिटरेचर है इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन अडॉप्ट किया गया है। और ये जो कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन अडॉप्ट किया गया है इसके अकॉर्डिंग भी जो वैदिक लिटरेचर है उसको 2 में ही क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से 2 में क्लासिफाई किया गया है? एक है अर्ली वैदिक लिटरेचर। ये जो अर्ली वैदिक लिटरेचर वाला फेज है इसको ऋग वैदिक कल्चर भी बुलाया जाता है। अर्ली वैदिक लिटरेचर या इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को ऋग वैदिक कल्चर भी बुलाया जाता है। ये जो ऋग वैदिक कल्चर है ये देखने को मिलता है लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में। ऋग वैदिक कल्चर कब से कब तक देखने को मिलता है? लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में देखने को मिलता है ये ऋग वैदिक कल्चर। ये जो ऋग वैदिक कल्चर है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। प्राइमरी सोर्स है ऋग्वेद और ऋग्वेद से एसोसिएटेड जो अदर टेक्स्ट हैं वो भी जानकारी प्रोवाइड करते हैं इस ऋग वैदिक कल्चर के बारे में। अच्छा, ये जो ऋग्वेद है और ऋग्वेद से एसोसिएटेड जो अदर टेक्स्ट हैं इनको फैमिली बुक्स भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? फैमिली बुक्स भी बुलाया जाता है। और फैमिली बुक्स क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज इन बुक्स का जो कंपोजिशन है वो सर्टेन पोइट्स की फैमिलीज ने किया है। सर्टेन पोइट्स जैसे विश्वामित्र हुए, जैसे अत्रि हुए, जैसे वशिष्ठ हुए, जैसे भारद्वाज हुए, तो सर्टेन पोइट्स की फैमिलीज ने इन बुक्स का कंपोजिशन किया है। इसीलिए इन बुक्स को क्या बुलाया जाता है? इन बुक्स को फैमिली बुक्स भी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो अर्ली वैदिक लिटरेचर का फेज है इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को ऋग वैदिक कल्चर बुलाया जाता है। ये जो ऋग वैदिक कल्चर है ये कब से कब तक देखने को मिलता है? ये लगभग 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में देखने को मिलता है। सवाल आता है कि ये जो ऋग वैदिक कल्चर है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और ऋग्वेद से एसोसिएटेड जो अदर टेक्स्ट हैं उनसे मिलती है। ऋग्वेद और ऋग्वेद से एसोसिएटेड जो अदर टेक्स्ट हैं इनको फैमिली बुक्स भी बुलाया जाता है। और फैमिली बुक्स क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज इनका जो कंपोजिशन है वो सर्टेन पोइट्स की फैमिलीज ने किया है। और दूसरा है लेटर वैदिक लिटरेचर। ये जो लेटर वैदिक लिटरेचर वाला फेज है इसी को लेटर वैदिक कल्चर भी बुलाया जाता है। और ये जो लेटर वैदिक कल्चर है ये देखने को मिलता है लगभग 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में। ये जो लेटर वैदिक कल्चर है ये कब से कब तक देखने को मिलता है? लगभग 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में। ये जो लेटर वैदिक कल्चर है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? एक तो ऋग्वेद के अंदर एक बुक है, बुक नंबर 1, बुक नंबर 8, बुक नंबर 9 और बुक नंबर 10। ये जो ऋग्वेद की बुक नंबर 1, 8, 9 और 10 है इनसे हमें जानकारी मिलती है लेटर वैदिक कल्चर के बारे में। लेकिन जो प्राइमरी सोर्स हैं
वो प्राइमरी सोर्स कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेटर वैदिक कल्चर के जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनके अलावा जो ब्राह्मणास लिखे गए, जो अर्णकास लिखे गए और जो उपनिषद लिखे गए, वो भी जानकारी प्रोवाइड करते हैं इस लेटर वैदिक कल्चर के बारे में। बेहद सिंपल। कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन भी दो में ही डिवाइड करता है इस वैदिक लिटरेचर को। एक है अर्ली वैदिक लिटरेचर, या इसी को ऋग वैदिक कल्चर भी बुलाया जाता है। ये जो ऋग वैदिक कल्चर है ये लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में देखने को मिलता है। ये जो ऋग वैदिक कल्चर है इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और ऋग्वेद से एसोसिएटेड जो टेक्स्ट हैं उनसे मिलती है। ऋग्वेद और ऋग्वेद से एसोसिएटेड जो टेक्स्ट हैं उनको फैमिली बुक्स भी बुलाया जाता है। और दूसरा है लेटर वैदिक लिटरेचर। ये जो लेटर वैदिक लिटरेचर है इसी को लेटर वैदिक कल्चर भी बुलाया जाता है। और ये जो लेटर वैदिक कल्चर है ये देखने को मिलता है लगभग 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में। और ये जो लेटर वैदिक कल्चर है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? एक तो ऋग्वेद के अंदर जो बुक नंबर 1 है, 8 है, 9 है और 10 है उससे जानकारी मिलती है। लेकिन जो प्राइमरी सोर्स है वो प्राइमरी सोर्सेस कौन से हैं? सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। और इनके अलावा जो हमारे ब्राह्मणास हैं, जो अर्णकास हैं और जो उपनिषद हैं वो भी जानकारी प्रोवाइड करते हैं इस लेटर वैदिक कल्चर के बारे में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, क्लासिफिकेशन किस तरीके का दिखाई देता है वैदिक लिटरेचर का वो हमें समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि ये जो वैदिक लिटरेचर है इसकी कहानी क्या रही है। देखो, ये जो टर्म है वेद, ये टर्म कहां से आया? ये टर्म आया एक रूट वर्ड विड से। कहां से आया? रूट वर्ड विड से टर्म आया वेद। और विड का लिटरल मीनिंग होता है टू नो। विड का लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज। ध्यान देना, ये जो टर्म है वेद ये कहां से आया है? ये आया है रूट वर्ड विड से। और विड का लिटरल मीनिंग होता है टू नो। विड का लिटरल मीनिंग होता है नॉलेज। ये जो हमारे वेद हैं, ये जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, इसको स्टेटस दिया गया है श्रुति का। किसका स्टेटस दिया गया है? इसको स्टेटस दिया गया है श्रुति का। और ये जो श्रुति का स्टेटस दिया गया है ये दो सेंस में दिया गया है। जो प्राइमरी सेंस है वो तो ये है कि ये जितने भी वेद हैं इनको इनिशियली सिर्फ सुना गया और कई सेंचुरीज तक जनरेशन दर जनरेशन इनको ओरली ट्रांसमिट किया गया। इनिशियली इनको लिखा नहीं गया था। कई सेंचुरीज तक इनको लोग सुनते थे, याद करते थे और फिर ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट किया करते थे। तो उस सेंस में ये जो वेद हैं, ये जो वैदिक लिटरेचर है, इसको श्रुति का स्टेटस दिया गया है। दूसरा, कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये जो वेद हैं ये डायरेक्ट भगवान के शब्द हैं, तो उस सेंस में भी इनको श्रुति कहा जाता है। लेकिन हाँ, जो प्राइमरी सेंस है वो क्या है कि ये जो वेद हैं, ये जो वैदिक लिटरेचर है, इसको कई सेंचुरीज तक ओरली ट्रांसमिट किया गया, लिखा नहीं गया। फिर आगे चल के इनको लिखा जाने लगा और जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिलती है वो बिलोंग करती है 11th सेंचुरी को। सोच के देखो कि जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट है वो 11th सेंचुरी को बिलोंग करती है, तो कितना लेट इनको लिखा जाने लगा। और जब हम बात करते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में तो हम प्राइमरीली बात करते हैं 4 वेदों के बारे में। और ये जो 4 वेद हैं, हर एक वेद के अंदर
जनरली 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं? एक होता है संहिता, एक पार्ट होता है संहिता, दूसरा होता है ब्राह्मणा, तीसरा होता है अर्ण्यका, और चौथा पार्ट होता है उपनिषद। ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में, तो हम इन जनरल बात करते हैं 4 वेदों के बारे में। और ये जो 4 वेद हैं, हर एक वेद के अंदर इन जनरल 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक संहिता, दूसरा ब्राह्मणा, तीसरा अर्णिका और चौथा उपनिषद। और 4 वेद कौन कौन से हैं? एक है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। दोबारा से पिक्चर अपने दिमाग में सेट करो। ये जो टर्म है वेद, ये कहां से आया? ये आया रूट वर्ड विड से। और विड का लिटिल मीनिंग क्या होता है? टू नो। विड का लिटिल मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। ये जो हमारे वेद हैं, ये जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, इसको श्रुति का स्टेटस दिया गया है। क्यों दिया गया है? बिकॉज कई सेंचुरीज तक इनको सिर्फ ओरली ट्रांसमिट किया गया, सुना गया, याद रखा गया और फिर ओरली ट्रांसमिट किया गया। बहुत आगे चल के इनको लिखने की शुरुआत की गई। जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट है वो देखने को मिलती है 11th सेंचुरी में। और जब हम बात करते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में, तो हम प्राइमरीली बात करते हैं 4 वेदों के बारे में। और हर एक वेद में इन जनरल 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं? एक है संहिता, दूसरा ब्राह्मणा, तीसरा अर्णिका और चौथा उपनिषद। और 4 वेद कौन कौन से हैं? एक है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ये जो चारों वेद हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। और ऋग्वेद के अंदर 1028 हाइम्स देखने को मिलती है, या फिर ये कहें समझने के लिए कि लगभग 1028 प्रेयर्स देखने को मिलती हैं इस ऋग्वेद के अंदर। और ये जो ऋग्वेद है, इसको डिवाइड किया गया है 10 मंडल्स में, या फिर ये कहें कि 10 किताबों में डिवाइड किया गया है इस ऋग्वेद को। या फिर उल्टे तरीके से बोलें तो ये जो ऋग्वेद है, इसमें 10 किताबें देखने को मिलती हैं, इसमें 10 मंडल्स देखने को मिलते हैं। ये जो ऋग्वेद है, ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है वैदिक एज का। सबसे अर्लीस्ट कंपोजिशन है ऋग्वेद। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो ऋग्वेद है, इसमें जो अर्ली वैदिक पीपल हैं, उनकी लाइफ के बारे में बातचीत की गई है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि जो ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल्स, ये 10 बुक्स देखने को मिलती हैं। जो अर्लीस्ट मंडल्स हैं इस ऋग्वेद की, जो अर्लीस्ट बुक्स हैं इस ऋग्वेद की, वो कौन सी हैं? बुक नंबर 2 से लेके बुक नंबर 7 तक। बुक नंबर 2 से लेके बुक नंबर 7 तक अर्लीस्ट मंडल्स हैं। और ये जो अर्लीस्ट मंडल्स हैं, ये जो अर्लीस्ट बुक्स हैं, इनको फैमिली बुक्स बुलाया जाता है। जो मंडल 8 है, जो बुक नंबर 8 है, वो बात करती है ऋषि कनव की फैमिली के बारे में। ऋषि कनव जो कि बेहद फेमस हुए, उनकी फैमिली के बारे में बात की गई है इस मंडल 8 में। और जो मंडल 9 है, जो बुक नंबर 9 है, इट इज अबाउट कंपाइलेशन ऑफ सोम हाइम्स। सोम जो कि एक बड़ी फेमस ड्रिंक भी हुआ करती थी उस दौर में। सोम हाइम के कंपाइलेशंस इस मंडल 9 में देखने को मिलते हैं। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि जो मंडल 1 है, जो बुक 1 है, और जो मंडल 10 है, जो बुक 10 है, वो लेटर एडिशंस हैं। मंडल 1 और मंडल 10 को लास्ट में ऐड किया गया इस ऋग्वेद में। और ये जो मंडल 1 और 10 है, इनमें एक पुरुष सूक्ता है। और ये जो पुरुष सूक्ता है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस पुरुष सूक्ता में एक्सप्लेन किए गए हैं 4 वर्ण। जो हमारे 4 वर्णा हैं, वर्णा सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, उन 4 वर्ण के बारे में बात की गई है इस पुरुष सूक्ता में। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, ऋग्वेद के दौर में जो प्रीस्ट हुआ करते थे, उनको बुलाया जाता था कोठरी या मोटरी। ऋग्वेद के जो प्रीस्ट हुआ करते थे, उनको क्या बुलाया जाता था? कोठरी बुलाया जाता था या मोटरी बुलाया जाता था। एक और बेहद इंपॉर्टेंट चीज,
ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको बुलाया जाता है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको आयुर्वेद बुलाया जाता है। और ऋग्वेद का जो इकलौता सर्वाइविंग रिसेंशन है, या फिर ये कहें कि इकलौता सर्वाइविंग जो शाखा है, या फिर ये कहें कि जो इकलौता सर्वाइविंग रिवाइज्ड एडिशन है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है शाकल शाखा। क्या बुलाया जाता है? शाकल शाखा बुलाया जाता है। रिसेंटली ऋग्वेद को यूनेस्को ने अपनी लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में ऐड किया है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखो, ऋग्वेद से रिलेटेड एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और चीजों को दिमाग में बिठाते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल्स देखने को मिलते हैं, या फिर ये कहें कि 10 बुक्स देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद जो है वो इस वैदिक एज का अर्लीस्ट कंपोजिशन है। तो बट ऑब्वियसली बात है कि ये जो ऋग्वेद है इसमें जो अर्ली वैदिक पीपल हुए उनकी लाइफ के बारे में बात की गई है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है फैक्ट्स कि अर्लीस्ट मंडल्स कौन से हैं, अर्लीस्ट बुक्स कौन सी हैं। बुक नंबर 2 से लेके बुक नंबर 7 तक अर्लीस्ट मंडल्स हैं, और इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? इन्हीं को फैमिली बुक्स भी बुलाया जाता है। जो मंडल 8 है उस मंडल 8 में बात की गई है ऋषि कनव की फैमिली के बारे में। जो मंडल 9 है उसमें सोमहाइम के कंपाइलेशंस देखने को मिलते हैं। जो लेटर एडिशंस हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, वो है मंडल 1 एंड मंडल 10। जो बुक नंबर 1 और बुक नंबर 10 है उनको सबसे लास्ट में ऐड किया गया है इस ऋग्वेद में। और ये जो मंडल 1 एंड 10 है इनमें बात की गई है पुरुष सूक्ता के बारे में, और ये जो पुरुष सूक्ता है ये एक्सप्लेन करता है हमारे 4 वर्णास को। ऋग्वेद में जो प्रीस्ट हुआ करते थे उनको कोठरी या मोठरी बुलाया जाता था। बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको आयुर्वेद बुलाया जाता है। ऋग्वेद का जो इकलौता सर्वाइविंग रिसेंशन है उसका नाम क्या है? उसको शाकल शाख बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? शाकल शाख बुलाया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऋग्वेद को रिसेंटली यूनेस्को ने लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज में ऐड किया है। ऋग्वेद, होपफुली ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा कुछ हद तक दिमाग में रजिस्टर हुई होंगी। फिर इसके बाद है सामवेद, और ये जो सामवेद है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस। वर्सेस का कलेक्शन है, या फिर ये कहें कि छंदों का कलेक्शन है इस सामवेद में। और ये जो वर्सेस हैं ये मोस्टली कहां से लिए गए? ये मोस्टली ऋग्वेद से लिए गए हैं। लेकिन ये जो वर्सेस हैं इनको पोएटिक फॉर्म में अरेंज किया गया है सामवेद में, ताकि इनको बहुत इजीली गाया जा सके। तो सामवेद इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस, लेकिन ये जो वर्सेस हैं इनको पोएटिक फॉर्म में अरेंज किया गया है। टोटल कितनी मेलोडीज देखने को मिलती है सामवेद में? 1810। कितनी मेलोडीज देखने को मिलती हैं? 1810। बड़ा ही फेमस जो ध्रुपद राग है, ये जो ध्रुपद राग है ये भी देखने को मिलता है सामवेद में। ये जो ध्रुपद राग है इसको आगे जाके बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज कौन करेगा? तानसेन करेंगे। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। सामवेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? वो है गंधर्व वेद। बाकी अगर बात करें शाखास के बारे में सामवेद की, तो एक है कुठुमा, एक है जैमिनिया, एक है रानायनिया। तो ये शाखास हैं या रिसेंशंस हैं, या फिर ये कहें कि रिवाइज्ड एडिशंस हैं इस सामवेद के। अब सामवेद में 2 चीजें याद रख लो। एक तो ये वर्सेस का कलेक्शन है, लेकिन ये जो वर्सेस हैं ये पोएटिक फॉर्म में है। दूसरा, ध्रुपद राग जो है वो भी इस सामवेद में देखने को मिलता है। लेकिन जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि सामवेद का जो उपवेद है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको गंधर्व वेद बुलाया जाता है। देखो फिर से रिवाइज करते हैं, दिमाग में उठाते हैं। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल्स 10 बुक्स देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद जो है वो अर्लीस्ट कंपोजिशन है। ऋग्वेद के अंदर जो अर्लीस्ट मंडल्स हैं वो है बुक नंबर 2 से लेकर 7 तक। जो 8th मंडल है वो बात करता है कनव की फैमिली के बारे में। जो 9th मंडल है वो बात करता है सोमहाइम के कंपाइलेशंस के बारे में। जो लेटर एडिशंस हैं वो है बुक 1 और बुक 10 या मंडल 1 या मंडल 10।
और ये जो मंडल 1 और 10 है, इनमें बात की गई है पुरुष सूक्तता के बारे में। और पुरुष सूक्तता की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें 4 वर्णास को एक्सप्लेन किया गया है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है, उसको बुलाया जाता है आयुर्वेद। और जो इकलौता सर्वाइविंग रिवाइज्ड एडिशन है, शाखा है ऋग्वेद का, उसको क्या बुलाया जाता है, उसको शाकल शाख बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, शाकल शाख बुलाया जाता है। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस इन पोएटिक फॉर्म। सामवेद का जो उपवेद है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको गंधर्व वेद बुलाया जाता है। और ये जो सामवेद है इसमें ध्रुपद राग को भी इंक्लूड किया गया है। फिर इसके बाद है यजुर्वेद। और ये जो यजुर्वेद है ये बात करता है अबाउट द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते हैं उनका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसकी बात की गई है यजुर्वेद में। और ये जो यजुर्वेद है इसके टेक्स्ट को दो में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से दो में डिवाइड करके देखा जाता है, एक है शुक्ल यजुर्वेद या फिर व्हाइट यजुर्वेद या वज्रस्नेय। वज्रस्नेय या शुक्ल यजुर्वेद या व्हाइट यजुर्वेद। और ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र प्रोवाइड किए गए हैं, इट कंटेन्स ओनली मंत्रास। और दूसरा हिस्सा है कृष्ण यजुर्वेद या फिर ब्लैक यजुर्वेद। और ये जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें मंत्र तो प्रोवाइड किए गए हैं, मंत्र के साथ साथ प्रोज भी, एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। यजुर्वेद बात करता है अबाउट द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस किस तरीके से परफॉर्म करने हैं उसके प्रोसीजर की बातचीत की गई है यजुर्वेद में। और यजुर्वेद का जो टेक्स्ट है उसको दो में डिवाइड करके देखा जाता है, एक है शुक्ल यजुर्वेद या व्हाइट यजुर्वेद जिसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्र प्रोवाइड किए गए हैं, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद या ब्लैक यजुर्वेद जिसमें मंत्र और प्रोज, मंत्र और एक्सप्लेनेशन दोनों प्रोवाइड किए गए हैं। अगर बात करें यजुर्वेद के रिसेंशंस के बारे में तो एक कथका है, एक मैत्रियानी है, एक तैत्रीय है, एक कपिस्थला है। ये रिसेंशंस है। रिसेंशंस को याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ उपवेद इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद। धनुर्वेद इज द उपवेद ऑफ यजुर्वेद। देखो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है, गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद। और यजुर्वेद में बात की जाती है अबाउट द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। ये जो यजुर्वेद है इसके टेक्स्ट को दो में डिवाइड करके देखा जाता है, एक शुक्ल यजुर्वेद है जिसमें सिर्फ मंत्र दिए गए हैं, और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है जिसमें मंत्र और प्रोज दोनों दिए गए हैं, और फिर चौथा है अथर्ववेद। और ये जो अथर्ववेद है इसमें जो मैजिकल स्पेल्स हैं, जो चार्म्स हैं, उनकी बात की गई है, जादू टोने की बात की गई है। बेसिकली जो इविल स्पिरिट्स होती हैं और जो डिजीजेस होती हैं उनको दूर रखने के लिए, उनको दूर भगाने के लिए मैजिकल स्पेल्स और चार्म्स की बात की गई है इस अथर्ववेद में। और ये जो अथर्ववेद है ये हमारा लास्ट वेद है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो अथर्ववेद है ये किसी नॉन आर्यन का कामकाज है, किसी नॉन आर्यन के द्वारा लिखा गया है ये अथर्ववेद। ये जो अथर्ववेद है इसमें 20 खंड हैं, या फिर ये कहें कि इसमें 20 किताबें देखने को मिलती हैं, और इन 20 किताबों में 731 हाइम्स देखने को मिलती हैं। ये जो अथर्ववेद है इसी के अंदर गोपता ब्राह्मणा भी देखने को मिलता है। गोपता ब्राह्मणा भी इस अथर्ववेद में ही देखने को मिलता है। रिसेंशंस की बात करें तो एक शौनका है और एक पाइपालादा है। ये रिसेंशंस है अथर्ववेद के। इंपॉर्टेंट क्या है, अथर्ववेद का जो उपवेद है उसको बुलाया जाता है शिल्पवेद। क्या बुलाया जाता है, उसको शिल्पवेद बुलाया जाता है। वेरी सिंपल। अथर्ववेद को फिर से अगर रिवाइज करें तो अथर्ववेद में बात की गई है मैजिकल स्पेल्स की और चार्म्स की। ये जो अथर्ववेद है ये लास्ट वेद है हमारा। ऐसा माना जाता है कि ये किसी नॉन आर्यन का काम है। ये जो अथर्ववेद है इसमें 20 खंड देखने को मिलते हैं, या फिर इसमें 20 बुक्स देखने को मिलती हैं। जो गोपत ब्राह्मणा है वो भी अथर्ववेद के अंदर ही देखने को मिलता है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको शिल्पवेद बुलाया जाता है।
बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो एक बार फिर से, टाइम तो लगेगा लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो वेद से रिलेटेड बातचीत है ये मोटा मोटा आपके दिमाग में यहीं पे सेट हो जाए। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल्स देखने को मिलते हैं, 10 बुक्स देखने को मिलती हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी बोलते हैं कि सर इतनी बार रिपीट मत किया करो, लेकिन ज्यादा मैसेजेस मेरे को इसके आते हैं कि सर रिपीटेशन से चीजें याद होती हैं। तो मेरा फोकस ये है कि चीजें याद होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए। तो ऋग्वेद में 10 मंडल्स देखने को मिलते हैं, 10 बुक्स देखने को मिलती हैं। अर्लीस्ट कंपोजिशन है ये जो ऋग्वेद है इसमें जो अर्लीस्ट मंडल्स हैं वो हैं मंडल 2 से लेके 7 तक। और ये जो मंडल 2 से लेके 7 तक हैं इनको फैमिली बुक्स भी बुलाया जाता है। जो मंडल 8 है वो बात करता है कनव की फैमिली के बारे में। जो मंडल 9 है उसमें सोमहाइम के कंपाइलेशंस हैं। जो लेटेस्ट एडिशंस हैं या जो लेटर एडिशंस हैं वो है मंडल 1 और मंडल 10। मंडल 1 और मंडल 10 में बात की गई है पुरुष सूक्ता के बारे में। और पुरुष सूक्ता की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें एक्सप्लेन किए गए 4 वर्णास। जो उपवेद है ऋग्वेद का उसको क्या बुलाया जाता है, उसको आयुर्वेद बुलाया जाता है। जो इकलौता सर्वाइविंग रिसेंशन है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको शाकल शाख बुलाया जाता है। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस इन पोएटिक फॉर्म। और ये जो सामवेद है इसका जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद बुलाया जाता है। ध्रुपद राग इसी सामवेद में देखने को मिलता है। यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुर्वेद में प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस की बात की गई है। ये जो यजुर्वेद है इसका उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद है। और यजुर्वेद का जो टेक्स्ट है उसको 2 में डिवाइड करके देखा जाता है। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ मंत्र दिए गए हैं और कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और प्रोज एक्सप्लेनेशंस दोनों दिए गए हैं। अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद मैजिकल स्पेल्स और चार्म्स के बारे में बात करता है। ये हमारा लास्ट वेद है और ऐसा माना जाता है कि ये जो अथर्ववेद है ये किसी नॉन आर्यन का काम है। ये जो अथर्ववेद है इसमें 20 खंड या 20 बुक्स देखने को मिलती हैं। ये जो अथर्ववेद है इसका जो उपवेद है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको शिल्प वेद बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, हर एक वेद में जनरली 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, अभी हमने पढ़ा था। उनमें से एक है ब्राह्मणास। और ये जो ब्राह्मणास है दीज आर रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसल सेरेमनीज। जो सैक्रिफाइसल सेरेमनीज हैं जिनकी बातचीत प्राइमरीली यजुर्वेद में की गई है। ये जो सैक्रिफाइसल सेरेमनीज हैं इनको परफॉर्म करने के लिए जो रूल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए ब्राह्मणास में। लेकिन ये जो ब्राह्मणास हैं ये वेद की जो हाइम्स हैं उनको ऑर्थोडॉक्स मैनर में, उनको ट्रेडिशनल मैनर में एक्सप्लेन करती हैं। हर एक वेद के अंदर कई सारे ब्राह्मणास देखने को मिलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मणा है वो है सतपथ ब्राह्मणा। कौन सा, सतपथ ब्राह्मणा। और ये जो सतपथ ब्राह्मणा है ये देखने को मिलता है यजुर्वेद में। और इसमें 100 सीक्रेट पाथ्स के बारे में बातचीत की गई है। बेहद सिंपल, 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ब्राह्मणास किस चीज के बारे में बात करते हैं, दे टॉक अबाउट रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसल सेरेमनीज। हर एक वेद में कई सारे ब्राह्मणास देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्राह्मणा है वो है सतपथ ब्राह्मणा। और ये जो सतपथ ब्राह्मणा है ये देखने को मिलता है यजुर्वेद में। और इसके बाद अर्णकास। ये जो अर्णकास हैं इनको फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता है। अर्णकास को फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जो अर्णकास हैं ये मेनली जंगल में रहने वाले हर्मिट्स या फिर ये कहें कि जंगल में रहने वाले संत लोगों ने लिखी हैं। तो अर्णकास को फॉरेस्ट बुक्स भी बुलाया जाता है। अर्णकास जो है वो किस चीज से डील करते हैं, वो मिस्टिसिज्म से डील करते हैं और फिलॉसफी से डील करते हैं। अच्छा, ये जो अर्णकास हैं इनकी खास बात क्या है कि सैक्रिफाइस को अपोज करते हैं और ये फोकस करते हैं मेडिटेशन के ऊपर। बेसिकली ये जो ब्राह्मणास हैं इन ब्राह्मणास का कंक्लूडिंग पोर्शन माना जाता है इन अर्णकास को। तो अर्णकास की कहानी क्या है, इनको फॉरेस्ट बुक्स भी बुलाया जाता है। फॉरेस्ट बुक्स क्यों बुलाया जाता है, बिकॉज इनको जनरली ज्यादातर जंगल में रहने वाले संतों ने लिखा है। और ये जो अर्णकास हैं ये बात करते हैं मिस्टिसिज्म के बारे में, फिलॉसफी के बारे में। सेक्रीफाइस को अपोज करते हैं, मेडिटेशन के ऊपर फोकस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अर्णकास हैं इनको कंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ ब्राह्मणास कंसीडर किया जाता है। और इसके साथ
आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में और जो भी वैदिक लिटरेचर है उसके बारे में। लेकिन हाँ, फिलहाल की बातचीत हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। होपफुली चीजें आपके दिमाग में रजिस्टर हुई होंगी, कई बार मैंने रिपीट किया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।